हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला फाउंडेशन। सभी फ्रेंड्स का, सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज ही क्लास में हम बात करते हैं पॉलिटी क्लास 7 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टेट गवर्नमेंट, है ना, कि आखिर किस तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है वो वर्क करेगी। लास्ट क्लास में बच्चों हमने बात की थी कि एक जो सरकार है, ये जो राज्य है, स्टेट है, वह कैसे हेल्थ को लेकर कंसर्न है, क्या हेल्थ उसका प्राइमरी वर्क है, किस तरीके से उसे अपना दायित्व ड्यूटीज जो है वह निभानी चाहिए, हेल्थ क्या हमारा राइट टू, हम एक फंडामेंटल राइट्स की बात कर ले क्या उसमें शामिल है, इन तमाम बातों की हमने चर्चा की। और आज देखो, आज हम जो बात करने वाले हैं ना, कि अगर हम देश की बात करें कि कई देश को कई राजनीतिक पॉलिटिकल मैप देखते हैं तो कई स्टेट हैं। अब उस स्टेट को कैसे चलाया जाता है, राज्य को कैसे चलाया जाता है, कैसे जो शासन है वे काम करती है, हमें उसको समझना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एमपी की बात करें, फॉर एग्जांपल हम यूपी की बात करें, तो यहां पर जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वह किस तरीके से रन करेगी, यही हमें जानना है। और उसमें बेसिकली हम जानते हैं स्टेट गवर्नमेंट आखिर है क्या, स्टेट गवर्नमेंट वर्क कैसे करती है, एमएलए कौन है ना, एंड वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, ये कुछ बातें हमें इसमें देखनी है। सो इक्वालिटी हम पढ़ चुके हैं, इक्वालिटी का मतलब क्या है ये हम देख चुके हैं। स्टेट गवर्नमेंट आज हमारा हो जाएगा। अब याद रखो, आपको जो नेक्स्ट आज हम हाउ स्टेट गवर्नमेंट वर्क की बात कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि रोल ऑफ द गवर्नमेंट जो हेल्थ वाला पोर्शन था वो आपका बड़ा हो गया था ना थोड़ा सा, इसलिए हमने उसको सिंगल ही रहने दिया। अदरवाइज हम हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क ये भी उसी को साथ कंपाइल कर लेते। तो आज हम बात करेंगे कल हम बात करेंगे अपकमिंग में जेंडर की, और जेंडर की दोनों कवर कर लेंगे। और लास्ट हम बात करेंगे मीडिया की, और मीडिया के साथ हम देख लेंगे कि किस तरीके से समानता को लेकर संघर्ष, जो छोटा सा टॉपिक है ना आपका लास्ट वाला 9 वाला चैप्टर, ठीक है, 8 वाला, उसको हम देख लेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें इस क्लास में पढ़ने थे। चलो हम शुरू करेंगे। हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क, आखिर राज्य सरकार जो है कैसे काम करेगी। लास्ट ईयर वी डिस्कस द फैक्ट ऑफ द गवर्नमेंट वर्क एट 3 लेवल। लास्ट ईयर है ना, मतलब लास्ट ईयर बच्चों के लिए, इनके लिए है जो 6 से 7 में आए। हमने तो कल ही चर्चा की थी कि जो गवर्नमेंट है वह 3 लेवल पर वर्क करेगी, लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल पर। ठीक है, 3 लेवल पर वर्क कर रही है। और यहां पर हमने कुछ डिटेल्स जो है वह लोकल गवर्नमेंट की भी देखी थी। साथ ही हमने ये देखा था कि लोकल गवर्नमेंट जो है वह काम कैसे कर रही है, नगर पालिका, पंचायतों, इन सब की हमने बात कर ली। अब हम पूरा ओवरऑल एक स्टेट गवर्नमेंट की बात करेंगे। ठीक है, सो हम देखेंगे हाउ डज दिस टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज द रोल ऑफ अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी एमएलए। चाचा विधायक है हमारे, है ना, बस वही बात हमें देखना है कि ये जो एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसको हम पढ़ेंगे कि डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यू और डिमांड एक्शंस फ्रॉम गवर्नमेंट, एंड वी लुक एट दीज क्वेश्चंस थ्रू द एग्जांपल ऑफ हेल्थ, है ना। तो ये सारी जो चर्चा है वह हम करने वाले हैं। सबसे पहले तो देखो, ये तो हमने थोड़ा सा जो जानकारी है उसको देखा। अब आगे देखो, हमने देखा कि दिख रहा है ना ग्रीन पे, अगर हम अपने देश की बात करें, ठीक है, तो कंट्री को, पॉलिटिकल मैप को हम देखते हैं कि कई स्टेट में डिवाइड किया गया है ना, कई स्टेट हैं। और ऐसे में स्टेट के बाद हम लोकल लेवल पर भी चीजों को देख चुके हैं, पंचायतें एंड म्यूनिसिपैलिटीज। अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट है ये वर्क कैसे करेगी। देखो बच्चों, जिस तरीके के पेपर्स अब आ रहे हैं उस तरह की चीजों के लिए घबराने वाली देखो जरूरत नहीं कि आप सोचो कि अब मेरा कैसे होगा, मैं क्या करूं, तो बहुत ज्यादा ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बस अपनी स्टडी को ईमानदारी के साथ करते जाइए, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको कोरिलेट करके पढ़ते जाइए, किसी भी टॉपिक को सेपरेटली ना पढ़ें, हमेशा उस टॉपिक को ये सोचे कि इसका बाकी जगह पर क्या रोल है। जितना प्रैक्टिकल होके पढ़ोगे उतना यूपीएससी की डिमांड को समझ पाओगे। यूपीएससी ने इस बार का पेपर एकदम जनरलाइज सा पेपर दे दिया है ना, कुछ लोगों की हवाइयां तोते उड़ गए एकदम, अरे ये कैसा पेपर आ गया। आप देखोगे कि पेपर जो है वह कितना मतलब टफ था, नो डाउट। ठीक है, टफ लग रहा है क्योंकि वो इंफॉर्मेशन हमें नहीं आ रही, टफ है, आ रहा है, सरल है, यही दो बातें होती है ना जनरली। हम कैसे टफ और जो सरल है वह डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको किसी एक टॉपिक का, किसी एक सब्जेक्ट का एनालिसिस करना हो कि यहाँ से क्वेश्चन आया, यहाँ से क्वेश्चन आया, उसको ध्यान से देखना। कॉमन सेंस वाली बात, एकदम फैक्ट, एकदम जनरल सा नॉलेज जो है, वो सामान्य सा व्यवहार वाली बातें टाइप से चीजें जो है वह पूछी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, आप अपने जो स्टडी है वह करते रहे, कॉन्टिन्यूअसली करते रहे, यूपीएससी की डिमांड के अकॉर्डिंगली करते रहे, अपना नॉलेज बढ़ाने पर काम करें। वो सब छोड़ दें कि मेरा होगा नहीं होगा, वो सब छोड़ दो, है ना।
चलो सो यहां पर देखो, हमने कंट्री की बात की, स्टेट की बात की, लोकल गवर्नमेंट की बात की। एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, मैं केवल एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़ाती हूं, ध्यान रखना, एनसीईआरटी करंट, एनसीईआरटी प्लस आपके कॉन्सेप्ट जो स्टैटिक होता है एडवांस तक सब जाते हैं, कोरिलेशन भी हम करते हैं। हमने एक टॉपिक फेडरलिज्म की हमने बात की, ठीक है, संघवाद, संघवाद हमने देखा था। सो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, है ना, यही तो था, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक से अधिक स्तर पर सरकारों का होना। एक और इंपॉर्टेंट बात देखो, एक बार यूपीएससी ने पूछा कि क्या जो हम अगर अपने सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, केंद्र सरकार की बात करें, तो क्या केंद्र के अधीन है जो राज्य है। याद रखना कि इसमें राज्य जो है इसको अलग शक्तियां दी गई है संविधान में, है ना, ऐसा नहीं है कि ये केंद्र के अधीन आता है। तो यहां पर एक तरीके से फेडरलिज्म क्या हो गया कि जो पॉलिटिकल यूनिट है वो दो है ना, तो फेडरलिज्म कम से कम दो तो है ही। तो यहां पर हमने देखा कि संघवाद ही जो हमने अपनाया है, और संघवाद में हमने संसदीय व्यवस्था को अपनाया है। याद रखना कि ठीक व्यवस्था जैसी देश के स्तर पर की गई है, ठीक वैसी ही व्यवस्था राज्य के स्तर पर भी की गई है। जैसे हम नेशनल गवर्नमेंट की बात करें, देखो नेशनल गवर्नमेंट क्या कर रहा है, क्या ये ब्लैक कलर दिखेगा, हाँ दिख रहा है। देखो नेशनल गवर्नमेंट पर आ जाओ, पहले चीजों को समझो फिर सब लिखवा दूंगी। नेशनल गवर्नमेंट कैसे कार्य करेगी, जैसे अभी मोदी जी हैं भाई, है ना, हमारे पीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, काउंसिल ऑफ सीएम मत समझ लेना, ठीक है, मोदी जी हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, कैबिनेट है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, कैबिनेट है, इन दोनों में डिफरेंस है, ध्यान रखना, ठीक है। और हमने जिस व्यवस्था को अपनाया, जिस पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया, उस पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमने क्या देखा कि एटलीस्ट टू हेड ऑफ गवर्नमेंट है, टू हेड ऑफ गवर्नमेंट है, एक जो सरकार का प्रमुख होगा, गवर्नमेंट का होगा, स्टेट का गवर्नमेंट का होगा, जिसे कि हम पीएम कहेंगे, जो कि वास्तविक कार्य करता है, मतलब वास्तविक वही काम कर रहा है, वास्तविक राजा वही है। और एक होगा हमारा नॉमिनल हेड, है ना, जो कि हम जिसे हम स्टेट का प्रमुख कहते हैं। स्टेट मतलब यहाँ पर पूरे देश की बात की गई, राज्य की बात नहीं ना, तो स्टेट का मतलब है तो राज्य प्रमुख है, संवैधानिक प्रमुख जो राष्ट्रपति है। तो यहाँ पर ठीक ऐसी ही व्यवस्था जैसे कि नेशनल गवर्नमेंट के लिए की गई है, ठीक वैसी ही व्यवस्था हमने स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी की है, ठीक वैसी ही व्यवस्था। अब वहां पर लोकसभा राज्यसभा है, वहां पर एमपी चुने जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। स्टेट लेवल पर हम देखते हैं कि विधानसभाएं हैं, विधान परिषद है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, है ना, मेंबर ऑफ काउंसिल होगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा। तो यहां पर हम देखते हैं बच्चों कि ठीक वैसी ही व्यवस्था हमने राज्यों के स्तर पर की है। अब यहां पर आपको छोटे से टर्म्स बताए गए हैं। अब देखो इस बुक को समझो, अब इस बुक में क्या दिया हुआ है, इसमें बताया गया है कि एमपी क्या है, पहले आपको सॉरी एमएलए परिचित कराया गया है। एमएलए जो है वह कहां से चुना जाएगा, तो इस माध्यम से आपको निर्वाचन क्षेत्र परिचित करा दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्युएंसी जो होंगे, निर्वाचन क्षेत्र जो होंगे, कैसे जो निर्वाचन क्षेत्र में बनाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको बता दिया गया है थोड़ा सा कि भाई गवर्नर होगा, सीएम होगा, है ना, बाकी मिनिस्टर्स होंगे, और मिलके अपना स्टेट गवर्नमेंट का जो वर्क है वह करेंगे। ये आपका चैप्टर था। अब देखो, तो हमने यहाँ पर इस चीज को समझा, फेडरलिज्म के माध्यम से हमने, फेडरलिज्म का मतलब क्या है, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब देखो, अब आगे चलते हैं हम, और यहां पर हम बात करेंगे, ये आप समझ लिया, आप सभी ने लिख लिया होगा, है ना, मैं मिटाती जाऊंगी कुछ कुछ चीजें ताकि आप सभी सीरियस हो जाए और नोट्स बनाए। देखो बच्चों, अब एक और पॉइंट पढ़ो, आर्टिकल 12। आप सोचोगे कि ये आर्टिकल 12 में हमने कहां से लिख दिया। आर्टिकल 12 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है, क्या उस स्टेट की डेफिनेशन में स्टेट को काउंट किया गया है। तो याद रखना जो आपका आर्टिकल 12 है, इसमें क्या कहा गया है, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स, ठीक है, जो विधायिका है,
और जो कार्यपालिका है, विधायिका और जो कार्यपालिका है, इसको हम राज्य मानेंगे। ठीक है। आर्टिकल 12 क्या कहता है? स्टेट की डेफिनेशन देता है कि जहां जहां स्टेट की बात की गई है, स्टेट ये करेगा, स्टेट वो करेगा। अरे भाई ये तो बता दो वो स्टेट आखिर है क्या? तो लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन्स है ना। तो इसके अलावा हम देखते हैं कि अगर हम नेशनल लेवल पर देखें, अगर हम नेशनल लेवल पर देखें तो नेशनल लेवल पर कौन होगा? नेशनल यूनियन संघ है ना। दूसरा आपका क्या? स्टेट लेवल। और तीसरा इसमें हम देखेंगे लोकल लेवल। जितना ठहर के, जितना आसानी से आराम आराम से बच्चों पढ़ोगे, सिलेक्शन के चांसेस उतने ही ज्यादा है। हड़बड़ाहट में बस सारे फैक्ट याद कर लो, सारी चीजों को रट लो, कुछ नहीं होगा भाई, कुछ नहीं होगा। जब तक चीजों को समझोगे नहीं, अपने नॉलेज का यूज नहीं करोगे, खुद से जो पढ़ा रही हूं हो सकता है वो सीधा ना आए। तो अब यूपीएससी अगर सीधा सीधा पूछ ले तो वो यूपीएससी किस बात का रहेगा भाई? यूपीएससी का एक ही ट्रेंड है कि उसका कोई ट्रेंड नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है ना। तो यहाँ पर चीजों को हमेशा थोड़ा सा जब भी कवर कर रहे हो तो ये नहीं बस केवल आर्टिकल 12 कवर कर लिया। अरे भाई ये भी तो देखो कि वो प्रैक्टिकल नॉलेज में कहाँ कैसे यूज हो रहा है। ये सारी चीजें जब तक नहीं करोगे बच्चों, तब तक तो सिलेक्शन थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना। बहुत कठिन है डगरपन घट की। तो यहाँ पर चलो देखो, हमने 3 लेवल की हम बात करेंगे, नेशनल, स्टेट एंड लोकल लेवल। हम देखते हैं कि सेंट्रल या यूनियन, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो इसे हम क्या कहेंगे? इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार। बहुत से लोग गाड़ी पे लेके रहते हैं ना, भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट। और इसमें क्या आएगा आपका? लोकसभा, राज्यसभा। अब देखो हम सेकंड कॉन्सेप्ट पे आएंगे। लोकसभा और राज्यसभा की जब हम बात करेंगे, हाल ही में आप देखोगे नए संसद भवन का उद्घाटन मोदी जी ने किया, लेकिन वहां पे एक विवाद भी उठा है। स्टेट गवर्नमेंट की हम बात करेंगे तो यहां पर हम देखेंगे कि इसमें आएगा स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट लेजिस्लेटिव, स्टेट लेजिस्लेटिव है ना। तो आ गया ना राज्य की डेफिनेशन में स्टेट लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधान परिषदों की जब हम बात करेंगे, जो भी विधायिकाएं हैं, लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल ऑफ स्टेट है ना, विधान परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट। तो जो भी राज्य की विधायिकाएं हैं, चाहे विधानसभा हो गया, चाहे विधान परिषद हो गया, तो यहां पर हम देखेंगे कि ये आर्टिकल 12 में लिखा गया है। ठीक है, आर्टिकल 12 में इसको लिखा गया है। और लोकल लेवल पर जब हम बात करेंगे तो म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायतें हैं, है ना। म्युनिसिपैलिटीज, म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत, इसको भी हम स्टेट मानेंगे। इसके अलावा देखो स्टैट्यूटरी एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, इस बार एक क्वेश्चन पूछ लिया गया यूपीएससी ने 2022-23 में। अभी जो क्वेश्चन पूछा आपको, पिछड़ा वर्ग आयोग दे दिया, मानवाधिकार आयोग दे दिया, विधि आयोग दे दिया, और एक और आयोग लिखा हुआ था उपभोक्ता संरक्षण परिषद, है ना। और यहां पर लिख दिया कि कौन सा जो है इसमें। तो देखो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि कौन सी जो संस्थाएं हैं, कौन से वह सांविधिक है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है जिनका कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में वर्णन है। स्टैट्यूटरी या वैधानिक का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है कि जिन्हें लॉ के द्वारा, किसी अधिनियम के द्वारा उन्हें स्टैब्लिश किया गया, लेकिन उनका संविधान में वर्णन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लॉ कमीशन, फॉर एग्जाम्पल विधि आयोग। ठीक है। सो देखो बच्चों, इसके अलावा आर्टिकल 12 में और क्या आएगा? स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल, एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज है, जो अथॉरिटीज हैं, ये सब इसमें आएंगे। ये भी स्टेट का हिस्सा होगी। ठीक है। तो यहाँ पर हमें कहाँ पे फोकस करना है? ये जो आपका चैप्टर है वो आपको स्टेट पे फोकस करके चलना है। ठीक है। पर ये जो चैप्टर है वह हमारा यूज कहाँ कहाँ है, इसको जरूर ध्यान से पढ़ लेना। समझ गए? अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे, और इसमें हम बात करेंगे, ठीक है, इसमें हम बात करेंगे कि हु इज एन एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का सदस्य, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट कैसे काम करेगी। ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम एमएलए की। ठीक है। सो यहां पर देखो एमएलए हम देखेंगे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायी, जो राज्य की विधानसभा है उसका सदस्य होगा, है ना, उसका सदस्य होगा। तो एमएलए यहां पर कौन है? विधायक है। ठीक है, विधानसभा का सदस्य, जिसे हम सामान्य भाषा में विधायक कह देते हैं। सो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, इसका शॉर्ट हो गया एमएलए।
इसका शॉर्ट क्या हो गया, एमएलए। अब देखो कि यहां पर ये जो एमएलए है बच्चों, याद रखना कि इसका जो चुनाव है वह कैसे किया जाएगा, इलेक्टेड बाय पीपल, लोगों के द्वारा। कैसे चुना जाएगा इसको, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, है ना। तो यहां पर इसको डायरेक्ट, इसका जो चुनाव है वह सीधा होगा, इलेक्टेड बाय पीपल, इलेक्टेड बाय पीपल। सो यहां पर ये एमएलए क्या है बच्चों, ये रिप्रेजेंटेटिव है हमारा, ये हमारा क्या है, रिप्रेजेंटेटिव है। हमारी जो समस्याएं हैं वो ये सब आगे जाके उठाएगा, नीतियां निर्धारण करने में सहयोग करेगा, हमारी प्रॉब्लम्स को सुनेगा, है ना। तो यहां पर रिप्रेजेंटेटिव है, प्रतिनिधि है, ठीक है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट देखो, एक मिनट, है ना। क्लियर दिखना बहुत जरूरी है, वो क्लियर नहीं दिख रहा था ना, आप लोग तबाही मचा दोगे कि मैम दिख नहीं रहा, दिख नहीं रहा। चलो, यहां पर देखो, दो शब्दों में हम अंतर समझते हैं। एक तो है आपका विधायिका, एक तो क्या है आपका विधायिका, विधायिका यानी लेजिस्लेचर, विधायिका, लेजिस्लेचर, ठीक है। और दूसरा है आपका लेजिस्लेचर्स यानी विधायक, लेजिस्लेचर्स यानी कि विधायक, ठीक है। तो विधायिका के जो सदस्य हैं उसे ही हम विधायक कहते हैं। अब देखो इसके टर्म्स, प्रॉपर टर्म्स समझो। तो याद रखना कि जब हम विधायिका की बात करेंगे तो ये क्या है, एक पॉलिटिकल यूनिट है जो कि एक सिस्टमैटिक है, एक राजनीतिक इकाई है, पॉलिटिकल यूनिट है, राजनीतिक इकाई है। राजनीतिक इकाई विधायक नहीं होगा, है ना, ये यूनिट नहीं है, ये इसका मेंबर है। पॉलिटिकल यूनिट है बेसिकली, जो कि क्या है, एक सिस्टमैटिक है, एक सिस्टम हम कह दें, हाँ सिस्टम ये लिखना था मुझे, ठीक है। हम कह दें एक सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा पॉलिसी मेकिंग करना, पॉलिसी एंड लॉ मेकिंग करना। क्या काम होगा इसका, पॉलिसी एंड लॉ मेकिंग करना। बच्चों याद कर लिया करो क्लास के साथ साथ में, सीरियस लो क्लासेस को, सीरियसली साल भर पढ़ो, जो चीजें बताई जा रही है उसको करो, वीडियो को स्किप करके मत देखो, नोट्स बनाओ, प्रॉपर रिवीजन करो, हो जाएगा सिलेक्शन। बहुत सारे स्टूडेंट के जब कमेंट्स आते हैं, परेशान होते हैं वो कि भाई करें ना करें। आप बेसिकली बच्चों डेडिकेशन से काम करो। देखो हवा हवाई में तो यूपीएससी निकलेगा नहीं, है ना। आप सोचो कि बस ऐसे ही निकल जाए तो यूपीएससी है, भाई मजाक तो है नहीं। आपको डेडिकेशन दिखाना होगा, डेडिकेटेड होकर उतने आवर्स देने होंगे, साल भर पढ़ो, ठीक है, साल भर पढ़ो। तो यहां पर आपको याद रखना है कि जो विधायिका है वह पॉलिटिकल एंड लॉ मेकिंग का काम करेगी, और साथ में याद रखना लॉ मेकिंग करना, या फिर कोई ऐसे लॉ है जो कि सही नहीं है उनको हटाना, उनको रिमूव करना, ये काम भी करेगी। अब हम आते हैं सेकंड विधायक पर, ठीक है। अब देखो बच्चों विधायक क्या होगा, जब हम लेजिस्लेचर की बात करेंगे, ये अपने आप में एक पॉलिटिकल यूनिट नहीं है, ये क्या है, इसका मेंबर है, ये सदस्य है, ये क्या है बच्चों, ये इसका सदस्य है, ठीक है। यहां पर हम देखेंगे बेसिकली ये क्या है, एक जनता का प्रतिनिधि है। विधायक क्या है, ये रिप्रेजेंटेटिव है, ये रिप्रेजेंटेटिव है। अब देखो हम इसको रिप्रेजेंटेटिव क्यों कह रहे हैं, ये प्रतिनिधि है, हमने इसको रिप्रेजेंटेटिव क्यों कहा, याद आ जाना चाहिए आप सभी को। इसलिए कहा क्योंकि हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, हमने डेमोक्रेसी का कौन सा कॉन्सेप्ट अपनाया है, हमने डेमोक्रेसी का इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट अपनाया है बच्चों, हमने अप्रत्यक्ष तरीका अपनाया है। और अप्रत्यक्ष तरीके में हम वोट देकर खुश हैं, हमने वोट दे दिया एक मेंबर को, उसको ही हमने रिप्रेजेंटेटिव कहा। ये हमारे लिए आगे जाके इस डेमोक्रेसी में लॉ मेकिंग का काम करेगा। तो यहां पर हमें किसी और पे विश्वास हो रहा था बहुत ज्यादा, हमने उसके लिए उसको चुन लिया, है ना। तो यहां पर हम क्या कहेंगे कि ये जो विधायक है वह रिप्रेजेंटेटिव्स है, वह प्रतिनिधि है इस पॉलिटिकल यूनिट में, इस पॉलिटिकल यूनिट में ये प्रतिनिधि है। अब एक प्रश्न और आता है, ये चुना कहां से जाएगा, हम इसको कहां से सिलेक्ट करेंगे, है ना, अपॉइंट करेंगे, इलेक्ट करेंगे, इलेक्टेड होगा ये, है ना। ये रिप्रेजेंटेटिव जो है ये क्या होगा, ये इलेक्टेड होगा,
ये इलेक्टेड होगा, निर्वाचित होगा, लोगों के द्वारा निर्वाचित होगा, इलेक्टेड होगा। कहां से अब अगला प्रश्न तो यही उठता है भाई कि आप इलेक्ट तो करोगे बट कहां से करोगे? तो उसके लिए देखो एक व्यवस्था बनाई गई है। जैसे कि मान लो ये पूरा देश है, ठीक है, पूरा देश है, और यहां पर हमने देश को क्या किया, कई भागों में बांट दिया, देश को कई भागों में बांट दिया, और यहां पर इस एक जगह से हमने एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया, ठीक है, इस एक जगह से हमने एक रिप्रेजेंटेटिव जो है वह चुन लिया। तो यहां पर हम इस एक क्षेत्र को क्या कहेंगे, हम इस एक क्षेत्र को कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंसी। निर्वाचन क्षेत्र है भाई, ये निर्वाचन जहां से आप लोगों को चुन रहे हो, निर्वाचित कर रहे हो, वो क्या है, आपका निर्वाचन क्षेत्र है, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना? क्लियर हुआ? अब देखो जब हम कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करेंगे तो निर्वाचन क्षेत्र का मतलब क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंसी निर्वाचन क्षेत्र, याद रखना ये ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया। कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब ईच स्टेट डिवाइडेड इनटू अलग अलग एरिया, है ना, डिफरेंट एरियाज, अलग अलग जो क्षेत्र बनाए गए, डिफरेंट एरियाज बनाए गए, उसी को हमने कॉन्स्टिट्यूएंसी कह दिया, उसी को हमने क्या कह दिया, मतलब द डिस्ट्रिक्ट एंड द रेसिडेंट ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट who elect our legislature और एन ऑफिशियल्स, तो वो अपने औपचारिक और प्रमुख औपचारिक जो या प्रतिनिधि हैं उसको बेसिकली एक डिस्ट्रिक्ट से या फिर एक जो जगह है वहां उस डिफरेंट डिफरेंट एरिया से चुन रहा है, तो बेसिकली इसे ही हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहेंगे। एक बात और याद रखो, कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है कि देश को चुनाव के निर्वाचन, है ना, निर्वाचन के उद्देश्य से, इलेक्शन के उद्देश्य से अलग अलग क्षेत्रों में डिवाइड किया, वही निर्वाचन क्षेत्र, वही जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज है वह कहलाते हैं। साइड हो रही हो तब स्क्रीनशॉट ले लो, लिखते जाओ साथ साथ में, ठीक है। चलो, तो ये हमने विधायक और इसकी बात कर ली। जो मैंने आपको आर्टिकल 12 बताया, आर्टिकल 12 में डिफाइन किया गया स्टेट को, लेजिस्लेटिव को, एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को, और वो मैंने डिटेल यहाँ दी है। और याद रखना, रटना है ये सारी चीजें, सीरियसली बच्चों आपको रटना होगा, ठीक है, तभी आप इन सब चीजों को समझोगे, ये तो आपको रटना है। तो एमएलए हमने देख लिया, चलो अब हम देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एमएलए। MLA should not be less than 25 years of age. He must be a member of SC/ST and he won't contest a seat reserved for them. And every state in India has a legislative assembly. करेक्ट क्या होगा ये आपको बताना है, करेक्ट क्या होगा ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। जो एमएलए, जो विधायक होगा, उसकी जो उम्र है वह 25 साल से ज्यादा नहीं होगी, ठीक है, उसकी जो उम्र है वह 25 साल से ज्यादा नहीं होगी। याद रखना, इसकी क्वालिफिकेशन में एक ये भी आता है उम्र के अलावा कि ये जो है वह भारत का नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, ये भारत का क्या हो, नागरिक हो। और जब हम एज की बात कर रहे हैं तो राज्य में अगर आपको विधायक बनना है तो एटलीस्ट आपकी एज 25 होनी चाहिए। और यही एज अगर हम लोकसभा और राज्यसभा की बात करें तो लोकसभा के लिए अगर आपको चुनाव लड़ना है मेंबर के लिए, तो यहां पर आपकी एज जो है वह 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। और यहीं पर अगर हम राज्यसभा की बात करेंगे तो यहां पर जो एज है वह 30 साल से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। He must be a SC/ST and if she won't contest a seat reserved for them, अगर वह चाहता है कि वह किसी आरक्षित क्षेत्र के लिए चुनाव लड़े। अब देखो इसमें आरक्षित क्षेत्र जो है वह क्या होते हैं, मतलब यहां पर हमने आरक्षित क्षेत्र पहले समझ लो, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज आगे पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर ये दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो है इनको रिजर्व कर दिया क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर SC/ST था और यहाँ से हमने कहा कि अब यहाँ से चुनाव जो है वह SC/ST ही लड़ सकेगी। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक रिजर्व एरिया जो है वह बना दिया। और डेफिनेटली अगर यहाँ से कोई लड़ रहा है, इस सीट पर कोई खड़ा हो रहा है, तो वह SC/ST कम्युनिटी का मेंबर ही होना चाहिए। एवरी स्टेट इन इंडिया हैज अ लेजिस्लेटिव असेंबली। सभी अगर हम राज्यों की बात करें तो वहां पर लेजिस्लेटिव असेंबली है, डेफिनेटली है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। और लोकसभा के लिए हमने देख लिया कि जो एज है, एज मस्ट नॉट बी लेस देन 25 ईयर। और राज्यसभा के लिए याद रखना है आपको, है ना, कि इसके लिए 30 होनी चाहिए। क्लियर है इतना? चलो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। एक और चीज जो मैंने आपको समझा दी जो कि है निर्वाचन क्षेत्र।
विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट निर्वाचन क्षेत्र या प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज है ना, इसका मतलब क्या है, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र, एक प्रदेश का ऐसा क्षेत्र जो चुनाव के उद्देश्य से हमने एक डिफरेंट एरिया में बांट दिया ताकि हम वहां से एक एमएलए को चुन सके। हो गया क्लियर? फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल कैन इलेक्ट ओनली वन रिप्रेजेंटेटिव, क्या एक क्षेत्र से एक ही को चुना जा सकता है? The Constitution ensured that there is uniformity of representation between different constituencies in the state. हमारे संविधान इसको इंश्योर करता है कि एक यूनिफॉर्मिटी रहे, है ना, कि निर्वाचन क्षेत्रों के बीच में एक एक रूपता रहे प्रतिनिधित्व की। पहला बिल्कुल सही है, एक जगह से एक व्यक्ति को चुनोगे। सेकंड जो है वह रॉन्ग है ना, यहां पर आपको करेक्ट इनकरेक्ट बताना था, सो इनकरेक्ट क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो याद रखना, एक बात सुनो, यहां पर हम देखेंगे बच्चों कि निर्वाचन क्षेत्र का मतलब हमने देख लिया कि इंडिया जो है, पहले निर्वाचन क्षेत्र को थोड़ा सा और मैं बता देती हूँ, एक लाइन और इसमें याद रख लो कि जो हम निर्वाचन क्षेत्रों की बात करेंगे इसका मतलब क्या है, इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन। तो यहां पर जो ये डिफरेंट एरियाज है, ठीक है, ये जो डिफरेंट एरियाज हैं याद रखना कि यहाँ पर फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन, क्यों इसको डिवाइड किया, फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन, फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन, चुनाव के उद्देश्य से हमने अलग अलग क्षेत्रों में इसको बांट दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोकसभा की बात करें तो यहां पर जो लोकसभा है उसे कितने क्षेत्रों में बांटा गया, 543 निर्वाचन क्षेत्र है, 543 सीट है। सामान्य भाषा में हम निर्वाचन क्षेत्रों को हम सीट भी कह देते कि अच्छा इतनी सीट के लिए वो है ना, तो यहां पर ये क्या है, लोकसभा के लिए सिर्फ 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। अब देखो एक बात और जो यहां पर ये गलत करती है बच्चों, आर्टिकल 82, आर्टिकल 82 एक आयोग की बात करता है जिसे कि हम परिसीमन आयोग कहते हैं, जिसे कि हम परिसीमन आयोग कहते हैं, डेलिमिटेशन कमीशन, जिसे कि हम परिसीमन आयोग कहते हैं, डेलिमिटेशन कमीशन। बस इतनी ही बात करता है संविधान, इसके आगे खुद समझ जाओ, इसके आगे का जो काम है वह इसको सौंप दिया गया, इस डेलिमिटेशन कमीशन को सौंप दिया गया है कि ये क्या करेगा, जनगणना के आधार पर बेसिकली कोशिश करेगा कि जो रेशियो है, ठीक है, अब किस किस का अनुपात बच्चों, बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज, बिटवीन द जनसंख्या, बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज, निर्वाचन क्षेत्रों में जो जनसंख्या का अनुपात है वह बराबर हो, ऐसा ना देश को बांट दें वो कि हो सकता है कहीं पर 20 लाख पे एक व्यक्ति को चुना जा रहा है और कहीं पर 10,000 पे एक व्यक्ति चुना जा रहा है या 5 लाख पे एक व्यक्ति चुना रहा है। तो हर संभव यहाँ पर कोशिश क्या करता है ये डेलिमिटेशन कमीशन कि क्या किया जाए, ये जो रेशियो है बिटवीन द पॉपुलेशन एंड एरियाज वो कैसा हो बच्चों, लगभग समानुपात हो, ये कोशिश करेगा। अच्छा, और ये परिसीमन आयोग का इसका गठन कौन करेगा, तो याद रखना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राष्ट्रपति के पास यह पावर है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका 5 वर्ष या 10 वर्ष ऐसा कोई भी टाइम नहीं है, अभी तक 4 या 5 बार ये परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। और ये क्या करता है, बेसिकली ऐसे क्षेत्रों को डिवाइड कर देता है कि अब जो इतनी सीटों पर से जो चुनाव है वह होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन कर रहा है, ये डेलिमिटेशन कमीशन कर रहा है। और कॉन्स्टिट्यूशन केवल इतनी ही बात करता है, आर्टिकल 82 इसकी बात करता है, याद रखना कि सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या को समान करना, संख्या व सीमा तय करना, ये सारा काम डेलिमिटेशन कमीशन का है। क्लियर है इतना? साथ ही देखो, हर अगर हम निर्वाचन क्षेत्र की बात करेंगे ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज, तो यहां पर बेसिकली आपको याद रखना है कि एक जो रिप्रेजेंटेटिव है वो चुना जाता है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम कहते हैं विधायक। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? अब आपको पढ़ने के लिए ये सारी चीजें आपको पढ़ने के लिए, याद करने के लिए, ईच स्टेट आओ थोड़ा सा मैं भी आपके साथ पढ़ लेती हूँ। Each state in India has a legislative assembly. Each state is divided into different area or constituencies.
फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप। अच्छा, अभी हम एक मैप देखेंगे, जैसे कि हम हिमाचल की बात करेंगे, 68 असेंबली, मतलब वहां पर हम देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज, है ना। तो यहाँ पर कितने निर्वाचन क्षेत्र बांटा गया, 68 बेसिकली, और वहां पे 68 सीट है ना। सो फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसीज द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव who then become a member of legislative assembly। अब देखो legislative assembly ये बन गया, एमएलए जो है हमने चुन लिया। अब इसके आगे क्या, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, आफ्टर द इलेक्शन जो एमएलए है वही मिनिस्टर बनेगा। ध्यान से सुनना इस बात को। अगर हम इलेक्शन के बाद की जो बात है, घटना है, वह देखें तो हम यहां पर देखते हैं, अभी तक हमने क्या समझा, एमएलए को समझा। अब यहां पर देखो, अभी तक हमने क्या क्या समझा बच्चों, एमएलए देख लिया, ठीक है, निर्वाचन क्षेत्र की बात कर ली। अब थोड़ी सी बात जो है वे हम इसके आगे चलते हैं। ठीक है, एमएलए हो गया, कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो गए, निर्वाचन क्षेत्र हो गए, क्वेश्चन भी देख लिए यहां से हमने। और हमने कौन सा आर्टिकल देखा, आर्टिकल 82 डेलिमिटेशन कमीशन। अब यहां पर ये चुने गए, इसके आगे क्या होगा, ठीक है। अब ये जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, ठीक है, अब देखो यहां पर ये जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है बच्चों, ये आगे जाकर मिनिस्टर बनता है। ठीक है, अब ये मिनिस्टर क्यों बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो रूलिंग पार्टी है, जो सत्ता में है, मान लीजिए बीजेपी की हम बात करें, ठीक है, तो जो रूलिंग पार्टी है यहां पर ये एमएलए क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो यहां पर हम देखेंगे कि मान लीजिए जो रूलिंग पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी है कोई, ये सत्ता में है, मतलब इसके पास बहुमत है, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी ने क्या किया, अपने जो ये एमएलए थे, है ना, इन एमएलए को क्या बना दिया, मंत्री बना दिया, मिनिस्टर बना दिया। अब देखो ये पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी में कैसे कन्वर्ट हो गई थी, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इसके पास क्या था बच्चों, मेजोरिटी, बहुमत का ही तो खेल है ना, क्या है, बहुमत का ही खेल है। इसके पास क्या था बच्चों, बहुमत था, है ना। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी, है ना, कोई पॉलिटिकल हारी हुई पार्टी के जो एमएलए हैं, उन्हें तो मिनिस्टर बनाया नहीं जाएगा। मिनिस्टर किसको बनाया जाएगा, तो आफ्टर द इलेक्शन एमएलए जो कि रूलिंग पार्टी का है ना, वही आगे जाकर उसे ही मिनिस्टर बनाया जा रहा है। तो यहां पर ये पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, ये पॉलिटिकल पार्टी जो है अपने लीडर्स को जो है वह इलेक्ट करेगी, जो लीडर्स है उसको चुनेगी, इलेक्ट करेगी, ठीक है। अब लीडर्स को इलेक्ट करेगी और क्या बनाएगी, मिनिस्टर बनाएगी। अब एक बात और देखो, अब सीएम कैसे बनेगा, अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें, वो कैसे बनेगा, तो हमने नेशनल गवर्नमेंट की बात की थी। नेशनल गवर्नमेंट में हमने क्या देखा था कि पार्लियामेंट में कौन कौन है, प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों मिलाकर संसद हो रही थी, पार्लियामेंट हो रही थी। अब देखो स्टेट गवर्नमेंट में क्या होगा, सेम स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं। हमने देखा कि दो प्रमुख हैं और यहाँ पर गवर्नर है, राज्यपाल है, ठीक है। इसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव, अगर हम काउंसिल की बात करें, विधान परिषद 6 राज्यों में है, ठीक है, बाकी सब जगह विधान सभा है, विधान परिषदें 6 राज्यों में है। तो अब यहाँ पर देखो स्टेट गवर्नमेंट में क्या हो रहा है कि जो ये राज्यपाल है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब देखो जो भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतेगी, ये पॉलिटिकल पार्टी जो है ये बहुमत सिद्ध करने के लिए और सारी चीजें बताने के लिए और अपना नेता चुनने के लिए गवर्नर के पास जाएगी। तो यहां पर गवर्नर क्या करेंगे, जो मेजोरिटी वाली पार्टी है उसका एक जो लीडर होगा, मेजोरिटी वाला जो लीडर होगा, उसको सीएम अपॉइंट करेगी, मुख्यमंत्री अपॉइंट करेगी। ठीक वैसे ही जैसे कि राष्ट्रपति पीएम को अपॉइंट करेंगे, लेकिन वो अपॉइंट करेंगे उसी व्यक्ति को जो कि बहुमत दल का नेता होगा, अपने मन से किसी को भी नहीं कर देंगे। तो यहां पर क्या हुआ कि बच्चों जो सीएम है, ठीक है, सबसे पहले गवर्नर ने अपॉइंट किया सीएम को। गवर्नर क्या करेंगे, अपॉइंट वर्ड आएगा, याद रखना,
आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट किया गया है, भाई अपॉइंट किया गया है, ये संविधान में लिखा है, ये संविधान की भाषा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पॉलिटिकल पार्टी का, जो रूलिंग पार्टी का बहुमत वाली जो मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होगा, उसे हमने क्या किया, उसे हमने सीएम बना दिया, है ना, अपॉइंट कर दिया गवर्नर ने। अब याद रखना कि ये जो चीफ मिनिस्टर है, ये जो मुख्यमंत्री है, ये क्या करेगा, ये सिलेक्ट करेगा लीडर्स को, लीडर्स कह दे या मिनिस्टर्स कह दे, ये सिलेक्ट करेगा, ये सिलेक्ट वर्ड है बच्चों। अब इन्हें अपॉइंट कौन करेगा भाई, तो यहां पर सीएम जिसकी सलाह देंगे इसे अपॉइंट करा जाएगा, है ना, उसे ही जो राज्यपाल है वह मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे। देखिए यहाँ पर जो सीएम कहेगा वही होने वाला है, ठीक है। बाकी देखो, बाकी फिर गवर्नर अपॉइंट कर रहा है सीएम को, आधा मिनिस्टर्स को। इसके बाद हम देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट और मिनिस्टर्स, है ना, ये सभी स्टेट, चाहे राज्य सरकार हो, डिपार्टमेंट्स हो, बाकी सब जो है वे साथ में मिलकर चलाते रहते हैं। इस तरह का एक स्टेट गवर्नमेंट वर्क करेगा। तो चाहे हम फिर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट डिपार्टमेंट्स की बात कर लें, अब देखो ये सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पर आओ कि स्टेट गवर्नमेंट वर्क कैसे करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट वर्क कैसे करेगा कि जो गवर्नर है, ठीक है, जो सीएम है, जो मिनिस्टर्स है, तो सीएम का काम क्या होगा कि इन मिनिस्टर्स को जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ये डिपार्टमेंट्स क्या करेगा, आप अलॉटेड करेगा, शफल भी कर सकता है, बदल दे, किसी को कोई डिपार्टमेंट दे दे, किसी को कोई डिपार्टमेंट दे दे। और अंततः जो चाहे सीएम की बात करो, चाहे एमएलए की बात करो, सभी लोग किसके लिए अकाउंटेबल है, लोगों के लिए अकाउंटेबल है। क्यों, क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों के द्वारा ही चुनी हुई सरकार होती है और उन्होंने ही आपको इलेक्ट किया है, अपॉइंट किया है, इलेक्ट किया है, उन्होंने ही चुना है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई क्या आपको, ये मिटा देती हूँ, इसका यहाँ संदर्भ नहीं है, समझने के लिए जरूर है। ये बातें समझ में आ गई, यहाँ पे समझ लो, बाकी रीडिंग कर लो। चीजों को समझने के लिए क्लास को देखना बहुत 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 जरूरी है। चीजों को, ये एरो जो लगे हुए हैं ना, ये आप क्या पता कहाँ से किसको जोड़ दो, तो उसके लिए आपको क्लास देखनी है। ये बच्चे कहते हैं कि मैम केवल पीडीएफ पढ़ ले, पीडीएफ पढ़ लो, शायद समझ में आ जाए, वो अपनी आपकी रिस्क है। अरे भाई क्यों रिस्क लेना, है ना, हर जगह तो रिस्क नहीं लिया जा सकता। आओ कुछ क्वेश्चन देखते हैं। With reference to the democracy, consider the following statement. A democracy, it is the people who elect their representative as a MLA. एक लोकतंत्र, यह लोग विधानसभा के सदस्यों के रूप में अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। Thus, it is the MLA who have main authority. इस प्रकार विधायक जिसके पास मुख्य अधिकार होते हैं। इनकरेक्ट कौन सा होगा, यहाँ पे मैंने आपसे पूछा है आखिर जो इनकरेक्ट है वह कौन सा होगा, इनकरेक्ट जो है वह आखिर कौन सा होगा, बताइए जरा। क्या ये दोनों करेक्ट हैं, और अगर ये दोनों करेक्ट हैं तो फिर इसमें से हम ये कह सकते हैं कि इसमें इनकरेक्ट जो है वह कोई भी नहीं है। इस तरीके से आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोनों ही सही है ना। एमएलए मुख्य है और इसके पास मुख्य अधिकार भी होते हैं काम करने को लेकर। आओ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जो जो मैंने इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट रखे हैं उसको हम पढ़ते हैं थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ी रीडिंग भी जरूरी है। हाउ डू द पीपल हु आर एमएलए बिकम मिनिस्टर, कैसे बनेंगे ये एमएलए बिकम मिनिस्टर, कैसे हो गया। और a CM, a political party who MLA have won more than half of the number of the constituencies in a state can be said in a majority। तो बहुमत क्या है, आधे से ज्यादा जो है वह जीत गई, उसके पास वोट है। आधे से ज्यादा भी ना हो तभी मेजोरिटी ऑफ वोट, जो वोट है वो उसके पास है, मेजोरिटी ऑफ सीट जो है वो उसके पास है, ठीक है। तो वो रूलिंग पार्टी बन गई, वो मेजोरिटी कहलाई। द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज द मेजोरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी। अब पॉलिटिकल पार्टी के पास मेजोरिटी है, वही रूलिंग पार्टी कहलाएगी। एंड ऑल अदर मेंबर, देखो एनसीईआरटी में सारे पूरा पूरा इंपॉर्टेंट नहीं होता, समटाइम्स हो सकता है केवल ये 4 लाइन से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब काम कैसे आएगा, अभी बहुत अच्छे से पढ़ लो, नोट्स बना लो, इसको कर लो हाईलाइट से, है ना, हाईलाइट कर लो। और उसके बाद जब एग्जाम आ रहा है या कुछ आ रहा है तो आपको पूरा नहीं पढ़ना, केवल हाईलाइटेड एरिया जो है वह पढ़ना है। एक और काम हो सकता है, वो काम ये हो सकता है कि जैसे मैंने यहाँ पर आपको आर्टिकल 12 बताया, आर्टिकल 82 बताया, आप इसको भी प्लीज कहीं लिख ले, है ना, इसको कहीं राइट डाउन कर लिया करो, ठीक है। अब ऑपोजिशन क्या होगा, जो सेकंड बड़ी पार्टी है रूलिंग पार्टी के बाद, वो उसको ऑपोजिशन में बिठा दिया, ठीक है।
उसको अपोजिशन में बिठा दिया। स्टेट गवर्नमेंट वर्क कैसे करेगी? दिस असेंबली वाज गोइंग टू हैव अ डिबेट ऑन अ करंट प्रॉब्लम। तो जो भी करंट प्रॉब्लम्स होगी उस पर डिबेट करना है ना, उसके लिए सोल्यूशन निकालना, उसके लिए लॉ लाना, पॉलिसी लाना। ड्यूरिंग दिस टाइम एमएलए कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड आस्क द क्वेश्चन रिलेटेड टू द इशू और गिव सजेशंस अबाउट व्हाट शुड बी डन बाय द गवर्नमेंट, है ना। तो यहाँ पर मेन क्या है कि अगर हमें अपने व्यूज रखना है, हम इसी एमएलए के द्वारा अपना ओपिनियन जो अपने व्यूज हैं वह रखेंगे। तो यहाँ पर जब हम ओपिनियंस की बात करेंगे, हम अपने दृष्टिकोण की बात करेंगे, हम अपने व्यूज की बात करेंगे, लोगों के कैसे पहुंचेंगे? क्योंकि देखो लोगों के द्वारा, लोगों ने किसको चुना है? इस एमएलए को चुना है। और यहां पर देखो ये जो एमएलए है, ये जो एमएलए है ये क्या है बच्चों? ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हमने इसे चुना है और यही तो जाकर लॉ मेकिंग में काम करेगा और ये हमारे ओपिनियंस जो है वह आगे रखेगा, ठीक है। सो दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस। द मिनिस्टर then reply to the question and try to assure the assembly that etiquette step are being taken। अगर कोई प्रॉब्लम है उसके लिए व्यूज रखना एमएलए का काम है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है उसमें वह देखती है, ठीक है। अब देखो द सीएम एंड अदर मिनिस्टर हैव टू टेक डिसीजन एंड रन द गवर्नमेंट। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन हो गई इस तरह की, सीएम और अदर मिनिस्टर्स क्या करेंगे? डिसीजन लेंगे, सरकार को चलाने का काम करेंगे। वी यूजली हियर अबाउट देम और सी देम इन द न्यूज चैनल or in the paper. However, what our decision are being have to be approved by the member of legislative assembly। ये सारी चीजें आप सोशल मीडिया, अब तो मैं कहूंगी सोशल मीडिया पे आप देखते रहते हैं, चाहे इंस्टा हो चाहे कोई, अब तो भाई पीआईबी प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का भी इंस्टा अकाउंट है, सारी चीजें आपको इंस्टा से पता चल जाती हैं, ठीक है। तो इन अ डेमोक्रेसी दीज मेंबर कैन आस्क क्वेश्चन, डिबेट एंड इंपॉर्टेंट इशू, डिसाइड वेयर मनी शुड बी स्पेंट एटसेट्रा। दे हैव द मेन अथॉरिटी। तो यहाँ पर इनके पास मेन अथॉरिटी है, ये पूछ सकते हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है, क्यों जा रहा है, किस योजना पे लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारे काम रन गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, सीएम कर रहा है, द मिनिस्टर्स कर रहे हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट इसी तरीके से काम करती है। आगे समझ में आओ, एक दो क्वेश्चन और बताती हूँ, है ना, एक दो क्वेश्चन और बताती हूँ। ये लिखना है आपको, छोटे छोटे से प्रयास करोगे ना वही यूपीएससी में सिलेक्शन दिलाएगा। माउंट एवरेस्ट चढ़ना है तो सीधे आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ने को नहीं दिया जाता। अगर आप देखेंगे कि उसके लिए भी प्रॉपर कुछ समय, कुछ कोर्स जो है वह आपको कराया जाता है, चाहे वह 15-20 दिन का हो, 1 महीने का हो। आपको छोटी छोटी सी पहाड़ियों पर पहले ले जाया जाता है, छोटे छोटे जो माउंटेन्स होते हैं उन पर ले जाया जाता है, फिर उसके बाद आपको माउंट एवरेस्ट चढ़ाया जाता है। तो अगर आपको देखो एक बहुत बड़ी छलांग है ना, बहुत बड़ी छलांग है, या फिर बहुत बड़ा कोई आपका ड्रीम है, तो उसके लिए तो आपको छोटे छोटे से जो स्टेप्स है वो कॉन्टिन्यूसली आप उसकी तरफ बढ़ाते रहिए। आप सोचो कि कोई बहुत बड़ा स्टेप हो, जैसे हम अपनी लाइफ की बात करते हैं ना, मैंने ये लाइन मेरी नहीं है, मैंने भी कहीं सुनी थी बट अच्छी है, ठीक है। वैसे भी हम जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारी चीजें, वो या तो किसी चीज को पढ़कर या सुनकर या देखकर या जीवन को जीकर एक्सपीरियंस से ही आती है। तो यहाँ पर मैं क्या बता रही थी वो और भूल गई आपको ये बताने के चक्कर में। हाँ, कि चलो खैर आगे बताती हूँ। Use the term constituency and represent to explain who an MLA is and how is person elected। ठीक है, MLA कौन है, constituency क्या है, represent कैसे हम इसको करेंगे, कैसे ये हमारा representative बन जाता है इसको, ठीक है। ये इसको आप लिखने की कोशिश करना, ज्यादा नहीं, 30 वर्ड में लिखो, 50 वर्ड में लिखो। How did some MLAs become minister? Explain कैसे जो MLA है वह मिनिस्टर बनता है। अगर वह रूलिंग पार्टी का है, रूलिंग पार्टी कौन, पॉलिटिकल पार्टी जो मेजोरिटी में आई थी, रूलिंग पार्टी वो हो गई। Why should decision taken by the CM and other minister be debated in legislative assembly? ठीक है, देख ले रहे इसको। चलो कुछ शब्द जिससे हम परिचित हुए। कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? a particular area from which of all voter living there and choose their representative। तो जो वोटर्स हैं उस क्षेत्र के, वे अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे हैं। वो एरिया जो कि एक निर्वाचन के उद्देश्य से, इलेक्शन के उद्देश्य से बांटा गया है, ठीक है। दिस कुड बी फॉर एग्जाम्पल अ पंचायत, वार्ड और एरिया चूज एन एमएलए, ठीक है। ये मेजोरिटी क्या है? दिस इज अ सिचुएशन व्हेन मोर देन हाफ ऑफ द नंबर इन अ ग्रुप सपोर्ट अ डिसीजन और एन आइडिया। दिस इज कॉल्ड अ सिंपल मेजोरिटी। तो साधारण बहुमत क्या होता है, ठीक है। अगर हम हाफ द नंबर की बात करें कि आधे लोग जो है, 100 लोग अगर है तो उसमें से आधे लोग जो है सहमत है किसी पर्टिकुलर आइडिया से, उसे हम मेजोरिटी कह सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी। ऑपोजिशन, दिस रेफर टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हु आर नॉट मेंबर ऑफ द रूलिंग पार्टी एंड हु प्ले अ रोल ऑफ क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को पूछने का काम, विरोधी पार्टी का काम क्या होता है कि अच्छा काम भी कर रहे थे, अरे ये भी क्यों कर रहे हो, तो ये क्या हो गया, ये ऑपोजिशन का काम हो गया। अच्छा देखो, ब्रिटेन में एक कॉन्सेप्ट है जिसको कि हम शैडो कैबिनेट कहते हैं, छाया कैबिनेट कहते हैं। एक शैडो गवर्नमेंट का वहां पे कॉन्सेप्ट है बेसिकली, है ना।
कैबिनेट छोड़ देते, गवर्नमेंट की बात करते हैं। शेडो गवर्नमेंट मतलब विपक्ष का जो नेता होता है वह एक तरीके से पीएम होता है, कि पता नहीं कि भाई कब जो पार्टी है वह चेंज हो जाए। एक अल्टरनेटिव गवर्नमेंट जो है उसका एक ऑप्शन दिया हुआ है भाई, वहां की हम देखेंगे कि वहां की जो सरकार जिस तरीके से चलती है उसमें अल्टरनेटिव गवर्नमेंट में कि ये जो है वह एक तरीके से हम इसको छाया कैबिनेट कह दें या फिर छाया हम इसको सरकार कह दें, कि अगर रूलिंग पार्टी गई तो ये हमारे पास पार्टी जो है वह तैयार है ना, तो वहां पे ओपोजिशन जो है वो बड़ी ताकतवर है। तो यहाँ पर क्वेश्चनिंग गवर्नमेंट करने का काम कौन कर रहा है? जो कि ऑपोजिशन में बैठा हुआ है, विरोधी पार्टी है, ठीक है। अभी विरोधी पार्टी कौन है और क्यों, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ये भी मुझे बताना कमेंट करके। प्रेस कॉन्फ्रेंस का है, गैदरिंग ऑफ जर्नलिस्ट फ्रॉम द मीडिया हु आर इनवाइटेड टू हियर अबाउट द आस्क्ड क्वेश्चन ऑन अ पर्टिकुलर इशू एंड आर देन एक्सपेक्टेड टू रिपोर्ट ऑन दिस लार्जर पब्लिक। एक क्वेश्चन देखो जरा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पावर ऑफ सीएम एंजॉय द रिलेशन टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्री परिषद के संबंध में क्या आखिर सीएम की पावर है वो आपको बताना है, ठीक है। चलो बताओ जरा इसको। फर्स्ट है, he guide direct control and coordinate the activities of the all ministers। सभी मंत्रियों की गतिविधियों मार्गदर्शन निरंतर समन्वय करेगा। डेफिनेटली ये बात तो सही है, चाहे उस एमएलए को मिनिस्टर बनाने का काम हो, कोई डिपार्टमेंट देने का काम हो, डिपार्टमेंट रीडिस्ट्रीब्यूट शफल करने का काम हो, कौन करेगा ये सारे काम, है ना। डेफिनेटली सीएम। गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट द सीएम एंड सीएम अपॉइंट द मिनिस्टर, देयर मिनिस्टर। क्या बताया था मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखना, शब्दों को सुनना। गवर्नर बहुमत दल का जो नेता होगा, मेजोरिटी का होगा, उसे अपॉइंट करेगा सीएम। सीएम सिलेक्ट करेगा, वर्ड पे ध्यान रखो बच्चों, सीएम सिलेक्ट कर रहा है अदर मिनिस्टर्स को, बट ये कहेगा सिलेक्ट करके गवर्नर को, गवर्नर क्या करेंगे? अपॉइंट करेंगे। तो गवर्नर यहाँ पर अपॉइंट का फाइनली काम मिनिस्टर्स का गवर्नर कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर सीएम अपॉइंट दिया मिनिस्टर्स, नो। सेकंड यहाँ पे रॉन्ग हो गया, आपको करेक्ट बताना, ये हटा दो, ये हटा दो, अब मत हटाओ, अब मत हटाओ, ठीक है। क्यों मत हटाओ? चलो मैं बता देती हूँ क्यों। वन पेयर, अब आप सभी कहेंगे मैम दुखती नस पे आपने हाथ रख दिया है ना, दुखती रग पे हाथ रखना। वन पेयर, टू पे, अब आगे से मैं भी क्वेश्चन ऐसे ही बना के लाऊंगी, ठीक है। आपको 1 और 2, आपको एलिमिनेशन का ऑप्शन नहीं देना है, क्योंकि अब यूपीएससी ने हटा दिया भाई इसको। 3, ठीक है, या फिर कुछ भी दे दो 4 में भाई। तो क्या इसमें से कोई एक गलत है? दो थोड़ा सा रिस्की भी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम ये कह सकते हैं कि दो जो है वह इसमें सही है। कौन से दो सही है? ठीक है, नहीं भी बताओगे तो चल जाएगा, एटलीस्ट दो गलत है ये आपको पता है, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड, तो फर्स्ट, और जो ही एलोकेट्स द एंड रीशफल द पोर्टफोलियो अमंग मिनिस्टर्स, डेफिनेटली है ना। सो थर्ड जिसमें जो है वह सही है। यहाँ पर चूंकि आपको करेक्ट बताना था तो ये दो जो है वह सही है। 1 और 3 आंसर क्या होगा? 1 और 3। देखो जरा इस क्वेश्चन को, विथ रेफरेंस टू द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। In a democracy, there is the only one place, legislative assembly, where people express their view, also take an action। पूरे लोकतंत्र में क्या केवल विधानसभा ही रह गई है जहां पर आप अपने व्यूज बता सकते हैं? अरे भाई 100 तरीके हैं, 100 तरीके, ट्वीट कर दो, है ना, मिनिस्ट्री को ट्रैक कर दो, हो गया। एक तरीका तो है, तो क्या अपनी बात रखने के लिए सीधे विधानसभा पहुंचाओगे अपनी बात? अरे कई तरीके हैं भाई। फर्स्ट रॉन्ग हो गया। The Council of Minister is individually responsible to the Legislative Assembly। हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर हम बात करें, है ना, एक साथ तैरेंगे और एक साथ डूबेंगे, साथ में ही मरेंगे, वो वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। आर्टिकल 75 आप काउंसिल ऑफ मंत्री परिषद की बात जो है वह की गई है, 74 75 आप देखेंगे, इसमें कुछ प्रावधान इसके लिए किए गए हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये इंडिविजुअली नहीं बच्चों, ये व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, याद रखना है इसको। तो यहां पर कौन सा सही होगा? नाइदर 1 नॉर 2। आओ एक गवर्नर पे क्वेश्चन और देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट गवर्नर? सही आपको बताना है। द गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट। चीफ एग्जीक्यूटिव लिखा है मैंने, चीफ एग्जीक्यूटिव,
सेकंड है he or she indirectly elect by a central government in the case of with the president। ये जो है इसका परोक्ष रूप से राष्ट्रपति के मामले केंद्र सरकार के द्वारा चुनाव किया जाएगा। हमने देखा था कि गवर्नर जो है, देखो बेसिकली हम देखेंगे बच्चों कि अगर हम देखें गवर्नर को कैसे चुना जाता है, तो प्रेसिडेंट जो है वो डायरेक्ट इसको अपॉइंट करते हैं। नियुक्ति कौन करेगा? गवर्नर की। और यहां पर मैंने आपको क्लियरली बोला कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे। मैंने आपको ये कहीं नहीं बोला कि इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का और क्या काम है क्या नहीं है। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट वर्ड ही गलत हो गया। He and she ensure that the state government work with the rule and the regulations of the constitution। Definitely इसे चीफ एग्जीक्यूटिव हेड कहा ही इसलिए गया है, मुख्य कार्यकारी अधिकारी एक तरीके से, है ना, ताकि राज्य का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है, सरकार का नहीं। स्टेट लिखा है, गवर्नमेंट नहीं, है ना। ठीक है, तो यहां पर याद रखना कि ये क्या करेगा मेन, कि किस तरीके से जो राज्य है वह काम कर रहा है। ठीक है, उसके लिए यहाँ पर जो सारी चीजें हैं उसको देखना। तो यहां पर देखो सेकंड अगर रॉन्ग हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। सेकंड स्टेटमेंट यहां पर रॉन्ग है, आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। इसके अलावा देखो गवर्नर बनने के लिए, ये तो आपको याद हो गया, अगर किसी स्टेट का गवर्नर आपको बनना है, आर्टिकल 153 ये कहता है, आर्टिकल 153 there shall be a governor for each state, one person can be appointed as a governor for 2 or more state। आर्टिकल 153 कहता है कि राज्य का एक गवर्नर होगा, और अगर ऐसा कुछ होता है तो एक पर्सन को एक या एक से ज्यादा जो राज्य हैं, ठीक है, उनका भी राज्यपाल बनाया जा सकता है, गवर्नर बनाया जा सकता है। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। क्या लिखा हुआ है? बस इससे ज्यादा पढ़ने ही नहीं है भाई, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना, बस इतने पे श्योर रहो। मेन चीज है इतनी बात पे कॉन्फिडेंट रहो कि यार ये तो मुझे आता है, मुझे ये बात बस पता है। इसके अलावा इसमें क्या मिक्स कर रहा है यूपीएससी, क्या मिक्स करके पूछ रहा है आपको, उससे क्या आपको अगर ये मिल रहा है वर्ड क्या अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, अब इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कोई कमेटी या फिर पीएम या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अगर कुछ भी चीजों को इसमें घुसेड़ दिया बीच में, आप समझ जाओ कि भाई ये गलत है ना। कोई भी वर्ड by warrant under his hand and seal the hold office under the pleasure of the president। ठीक है, तो आर्टिकल 155 और 156 में लिखा है। आर्टिकल 161 क्या कहता है? स्टेट दैट द गवर्नर हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, डिप्राइव्स एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पर क्षमादान वगैरह का जो अधिकार है वह भी है। अच्छा देखो गवर्नर के बारे में एक दो बातें और जान लो बच्चों। अगर देखो किसी को गवर्नर बनना है, अगर आपको गवर्नर बनना है बशर्ते प्रेसिडेंट आपको अपॉइंट करना चाहे, है ना, तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि आपके पास क्या शर्तें होनी चाहिए, क्या शर्तें आपको पूरी करनी चाहिए। यहाँ पर देखो मैं आपको ज्यादा चीजें इसलिए बता देती हूँ, चीजों को कोरिलेट करना, कनेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है, और जितना कोरिलेट करके पढ़ोगे उतना आपके चांसेस चाहे मेंस हो चाहे प्रीलिम्स हो उतने ही बढ़ेंगे। आप ईमानदारी से तैयारी करते रहो, है ना, घबराने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर। सो यहाँ पर देखो, बी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, किसी और को अपने संवैधानिक पद कैसे दे दें? बी आर सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक हो, ये पहली शर्त है। एटलीस्ट 35 ईयर जो है वह हो गई हो, 35 साल, है ना। एंड नॉट होल्ड, कोई भी लाभ का पद धारण ना किया हो। नॉट होल्ड, यूपीएससी ने कई बार यहां से प्रश्न पूछा है, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, लाभ का पद जो है वह धारण ना किया हो। किसी राज्य का गवर्नर होना या राष्ट्रपति होना ये लाभ के पद में नहीं आता है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, सो यहाँ पर आर्टिकल 153 कहता है शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट एंड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ये बात जो है आर्टिकल 153 में कही गई है। ठीक है, इतना क्लियर रहेगा आपको? इतना क्लियर है आपको? बताइए जरा। तो हमने गवर्नर के बारे में देखा, काफी क्वेश्चंस देखे, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंसी, मेजोरिटी, अपोजिशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की, गवर्नमेंट कैसे रन करेगी, मेजोरिटी क्या है, एंड आर्टिकल 182 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात की, एमएलए कौन है ये देखा, आर्टिकल 12 लेजिस्लेटिव और ये सब क्या है, एमएलए
और ये सारी चीजों को हमने समझा है ना। पूरा स्टेट गवर्नमेंट कैसे वर्क करेगा ये हमने देखा। लेजिस्लेचर एंड लेजिस्लेचर्स क्या होते हैं, विधायक एंड विधायिका, है ना, इन दोनों पर हमने बात की। ये सारी चीजें जो है आपकी हो गई। आर्टिकल 12 को हमने समझा। इस तरीके से हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क आपका कंप्लीट है। अब नेक्स्ट जो है वह जेंडर पर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आप देखते हैं ये शुरू होता है और कैसे जो है ये आगे जाके इसको ठीक किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इन सभी चीजों की हम बात करेंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। रिवीजन करते रहिए, है ना, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। कोशिश करते रहो, साल भर अपनी कड़ी मेहनत के साथ, कड़ी लगन के साथ हार्ड वर्क अपना करते रहे, एकदम कॉन्टिन्यूटी के साथ लगे रहे बच्चों, जरूर सिलेक्शन होगा, है ना, घबराने वाली बात नहीं है। क्योंकि अब यूपीएससी का जो पेपर हुआ है तो सभी के मन में बेसिकली बहुत सारी चीजें उठती हैं, बहुत सारे प्रश्न उठते हैं जो आप मैसेज में नहीं लिख पाते। पर हाँ, एज अ एजुकेटर हम उन चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि और भी कई ऐसे साधन है जहां से हमें पता चलता है कि बच्चों की फीलिंग्स क्या हो रही हैं अभी। इस वजह से आज की क्लास में मैंने बहुत सारी बातें आपको यूपीएससी पीटी 2023 का पेपर देखते हुए भी की। बाकी आप क्या सोचते हैं आप मैसेज में जरूर लिखिए, कमेंट्स कीजिए, मैं उसका पर्सनली भी रिप्लाई करती हूँ। यूपीएससी वाला की पूरी टीम, पीडब्ल्यू ओनली आईज की पूरी टीम भी उसको कंसीडर करती है। चलिए हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।